बच्चों, हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी में संसाधन। कोई भी वस्तु जो मनुष्य के को लाभ पहुंचाती है या मनुष्य के काम को आसान कर देती है, वह वस्तु संसाधन कहलाती है। हो सकता है कोई वस्तु प्रकृति में हमेशा से मौजूद है, पर अगर उसे यूज़ करने की टेक्निक नहीं आती तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सभी वस्तुएं जो मनुष्य के काम आती हैं या उसके काम को आसान कर देती हैं, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। संसाधनों का यदि हम वर्गीकरण करें तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर और विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर और विकास के आधार पर। तो इस तरह से हमारे संसाधन कितने प्रकार के हुए? 3 अलग अलग प्रकार के हमारे संसाधन हो गए। जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मछली, पशुधन आदि। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य यानी मछलियाँ और पशुधन, ये एक प्रकार से हमारे जैव संसाधन है। जैव संसाधन का मतलब जो हमें जिनमें जीवन होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। जिन्हें किसी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीवन। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीवन। सौर ऊर्जा का मतलब है जो सूरज से प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा जो हमें हवा से प्राप्त होती है। और वन्य जीवन जो यानी कि हमारे जंगल, पेड़ पौधे आदि से हमें प्राप्त होता है। नवीकरणीय संसाधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको हम एक बार उपयोग करने के बाद भी दोबारा उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ये संसाधन कभी नष्ट नहीं होते और इन संसाधनों का कभी भी भंडार खाली नहीं होता। हमेशा प्रकृति में ये संसाधन बने रहते हैं, इसलिए इनको हम अक्षय संसाधन भी कहते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन एक प्रकार से अक्षय संसाधन हैं। इनको हम कभी भी प्रकृति में समाप्त नहीं कर सकते। सूरज का प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता, वायु कभी समाप्त नहीं हो सकती और वन्य संसाधन भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति में वे सभी संसाधन जिनको हम दोबारा मतलब दोबारा जिनको यूज़ कर सकते हैं यूज़ करने के बाद भी, और जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो नवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी हमें वो कहलाते हैं। अगला संसाधन है बच्चों हमारा अनवीकरणीय संसाधन। ये वो संसाधन हैं जिनका प्रकृति में एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा से इनको नहीं बना सकते। इनका एक बार अगर प्रयोग हो गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर यदि हम ये ख़त्म हो गए एक बार तो। जैसे कि आपका तेल है, कोयला है, इनको बनने में ही लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो एक बार यदि इनका भंडार ख़त्म हो गया तो प्रकृति में दोबारा इनको नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इनको हमने प्रकृति में अनवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा है। बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन की। ये यानी कि ये पर्सनल रिसोर्सेज हैं क्या? संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे कि भूखंड व अन्य चीज़ें। भूखंड का मतलब ज़मीन का टुकड़ा। और अन्य चीज़ों में क्या आएंगे? जैसे कि मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घर है, किसी के पास बाइक है, किताबें हैं। ये संसाधन वो हुए जो उसके पर्सनल संसाधन है, यानी कि उसके व्यक्तिगत संसाधन हम इनको मान बैठे हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या आएगा
व्यक्तिगत संसाधन में बच्चों वो संसाधन है जिनका स्वामित्व व्यक्ति के खुद के पास है, स्वयं के पास है, तो उनको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों की। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन कौन से हैं? जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे समाज के सदस्यों का अधिकार होता है, पूरे समाज के सदस्य जिसका उपयोग करते हैं, वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हमारे कहलाते हैं। जैसे कि सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल का मैदान, ये सभी हमारे क्या हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। देखोगे आप पार्क में सभी लोग घूमते हैं, किसी का व्यक्तिगत पार्क नहीं है, सबका सामूहिक है। सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ये सब हमारे व्यक्तिगत सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हमारे कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ आया होगा, व्यक्तिगत यानी कि मेरा अपना पर्सनल, और सामुदायिक यानी कि सबका। जैसे धर्मशाला होती है वो सबके लिए होती है, और किसी का घर है तो वो व्यक्ति का पर्सनल है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या है। देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर ये सभी संसाधन राष्ट्र के संसाधन होते हैं। जैसे कि कोयले की खदानें हैं, पेट्रोलियम के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, इन सब के जो भंडार हैं वो एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन हैं। नदियां हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, ये सब जो है देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन ये सभी के होते हैं, तकनीकी तौर पर हर नागरिक का इन पर अधिकार है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि समुद्री तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय क्षेत्र को क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। ये ध्यान रखो, 200 किलोमीटर अगर किसी देश की सीमा, उसके पार जो है जो संसाधन होगा वो सबका होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। इन संसाधनों को हम बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के और बिना अंतर्राष्ट्रीय परमिशन की संस्थाओं के इसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। बहुत से ऐसे बीच हैं, आइलैंड हैं, बहुत सा ऐसा समुद्री क्षेत्र है कि जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनकी सहमति लेनी होती है, इसके बिना उपयोग में हम इनको नहीं ला सकते। जैसे कि आज का साउथ चाइना सी में एक तरह से विवाद है, चाइना उसको अपना क्षेत्र मानता है, जबकि एक संधि के तहत वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर कई देशों की सीमाएं लगती हैं। भारत के साथ भी बहुत सारी जगहों पर विवाद है। भारत कहता है कि हमारा अपना क्षेत्र है, लेकिन नाम तो उसका हिंद महासागर है, लेकिन उपयोग उसका सभी देशों के जहाज़ों के लिए किया जाता है। लेकिन इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होते हैं, उनके तहत ही हम इनका उपयोग कर सकते हैं। आज कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के लिए ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अपना है और इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। नियमों के तहत सभी को कार्य करना होता है। तो एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन होते हैं देश के अंदर के संसाधन, जो देश में जिनका अधिकार है, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जो पूरे दुनिया के लिए मान्य होते हैं। अब बहुत सारी विश्व हेरिटेज में आई हुई इमारतें हैं, उन इमारतों का पूरी दुनिया के लिए महत्व है, तो उनको यूनेस्को अपनी संरक्षण में घोषित कर देता है। इसी तरह से हम अगला टॉपिक देखते हैं, संभावित संसाधन। संभावित यानी कि जिनकी संभावना है, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण, भारत में राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावनाएं। यदि हम देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान ऐसे दो राज्य हैं जहां पर हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों के बारे में बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब संसाधन उपलब्ध हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और गुजरात में पवन ऊर्जा के बहुत अच्छे साधन हैं। तो इन दोनों का उपयोग यदि हम कर पाए तो भविष्य के लिए हम भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। कौन कौन से? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसलिए हमें यहाँ पर संभावनाएं भी दिख रही हैं कि इन दोनों के द्वारा हम अच्छे से ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो संभावित संसाधन जिनकी संभावना है फ्यूचर में, जिनको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो संभावित संसाधन यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कहाँ पे? एक तो भारत के राजस्थान और गुजरात में।
ठीक है बच्चों। अगला हमारा बिंदु है कोई, हाँ, जैसे हम पढ़ा चुके हैं, तो इस बार फिर से समझ लेते हैं कि जो भी हमारे काम में आसानी पहुंचाएं, हमारे काम को आसान कर दें, जो वस्तुएं मनुष्य को लाभ पहुंचाएं, एक तरह से वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं संसाधन। तो ये 3 तरह के, उत्पत्ति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर और विकास के आधार पर। और इनमें हमने जाना कि किस तरह से जो है संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक होते हैं। किस प्रकार से हमने देखा कि जो संसाधन है हमारा, तो एक तो सामूहिक, ठीक, व्यक्तिगत, सामूहिक क्या था, सामूहिक था आपका जो सबके लिए हो, व्यक्तिगत था आपका केवल एक व्यक्ति का जिस पर अधिकार हो। अगर हम दूसरा बात करें तो एक था प्राकृतिक, और दूसरा है मानव निर्मित। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, तो इस तरह से हम संसाधनों के विषय में पढ़ते रहेंगे। इस चैप्टर से मुख्यतः संसाधनों के विषय में पूछ लिया जाता है कि संसाधन हमारे कितने प्रकार के हैं, उनका वर्णन कीजिए। अभी हमने बताया कि एक अक्षय संसाधन होते हैं और एक समाप्त होने वाले के, यानी कि एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। इसी तरह से संसाधनों को हम डिवाइड करके उनके विषय में लिख सकते हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपको पहले कराया भी जा चुका है, तो इसमें हम सभी का उद्देश्य है कि आप ये पूरा सिलेबस है अच्छे से रिवाइज़ करते रहें, लिखते रहें समय से, और जो भी समस्या हो अपने टीचर से डिस्कस करते रहें। और उसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तो हम लोग इन पर और अच्छे से चर्चा करेंगे क्लास के अंदर। तब तक आप ये वीडियो देखते रहो, जो समस्या हो टीचर को कमेंट में डालते रहो ताकि वो और अच्छे से आपको समझाते रहें। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक ज़रूर किया करो, उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि आपको नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। आशा करता हूँ आपको पढ़ाया गया ये समझ आया होगा। एक थोड़ा सा प्रयोग था जो हमने आज इसमें नई पीपीटी में करके देखा, और इसे और बेहतर बनाने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।